हेलो दोस्तों, नवल पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको सघन पाठ योजना के प्रकरण परमाणु संरचना के बारे में आपको सघन पाठ योजना बताऊंगा, जो हमारा विज्ञान विषय का प्रकरण रहेगा। इसमें आपको वही एंट्री फॉलो करनी है जो पहले करते हुए आए हैं। सर्वप्रथम आपको विद्यालय का नाम लिखना है, फिर आपको कक्षा लिखनी है, फिर आपको विषय विज्ञान, फिर आपको प्रकरण लिखना है परमाणु संरचना, फिर आपको दिनांक लगानी है, फिर आपको कालांश लिखना है, फिर आपको समय अवधि लिखनी है 40 मिनट। तो ये सब एंट्री आप अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में फिलअप करने के बाद आप शिक्षण उद्देश्य लिखेंगे। शिक्षण उद्देश्य में आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है। टेबल ड्रॉ करने के बाद आपको एक तरफ शिक्षण उद्देश्य लिखना है और दूसरी तरफ आपको अपेक्षित वारगत परिवर्तन लिखना है। तो इसमें आप लोग शिक्षण उद्देश्य में लिख सकते हैं। पहला हम पॉइंट लिखते हुए लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें आपको अपेक्षित वारगत परिवर्तन में लिखना है छात्र परमाणु के बारे में प्राप्त ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा आपको उद्देश्य से लिखना है अवबोधात्मक। इसमें आपको अपेक्षित वारगत परिवर्तन में लिखना है छात्र अणु और परमाणु में तुलना कर सकेंगे तथा इसका अवबोध कर सकेंगे। तो ये शिक्षण उद्देश्य आपके यहीं पर ही समाप्त होते हैं। आपको अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में शिक्षण उद्देश्य इसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार मैंने लिखे हैं। फिर आपको पूर्व ज्ञान लिखना है। पूर्व ज्ञान में आप लोग लिखेंगे सर्वप्रथम छात्रों ने विभिन्न प्रकार के पदार्थ देखे हैं तथा उनके बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो आपका ये जो पूर्व ज्ञान है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। पूर्व ज्ञान के बाद हम प्रस्तावना प्रश्न देखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में आपको लिखना है, आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है। सर्वप्रथम उसमें आपको एक तरफ प्रश्न लिखना है और दूसरी तरफ आपको संभावित उत्तर लिखना है। तो इसमें आप लोग पहला प्रश्न लिखेंगे, बच्चों यह क्या है? तो इसमें आपको आंसर लिखना है चौक। दूसरा हम प्रश्न लिखेंगे, बच्चों अब यह क्या कर दिया? तो इसमें आपको आंसर लिखना है चौक पीस दिया। फिर आपको तीसरा प्रश्न लिखना है, बच्चों क्या इस कण के और भी छोटे टुकड़े हो सकते हैं और इनको क्या कहेंगे? तो इसमें आपको आंसर लिखना है निरुत्तर। तो निरुत्तर उत्तर आपका हो जाने के बाद आपके ये जो प्रस्तावना प्रश्न है वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर हम उद्देश्य कथन देखेंगे। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में, अच्छा तो बच्चों आज हम परमाणु की संरचना के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ आपके ये जो उद्देश्य कथन है वो समाप्त होते हैं। उद्देश्य कथन समाप्त हो जाने के बाद हम अपना प्रस्तुतिकरण देंगे जिसमें आपको निम्न पॉइंट लिखने होते हैं जो मैंने अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में लिखे हैं। आपको सर्वप्रथम शिक्षण बिंदु लिखना है, फिर आपको छात्र छात्र अध्यापिका क्रियाएं देनी है, छात्र क्रियाएं देनी और श्यामपट साथ देना है। तो इसमें हमारा पहला शिक्षण बिंदु होगा परमाणु की परिभाषा। तो इसमें हम पहले विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे जो अपने को दे रखे हैं। पहला हमारा विकासात्मक प्रश्न है, बच्चों यह क्या है? तो इसके बारे में आपको छात्र क्रिया में आंसर देना है चौक। दूसरा हम प्रश्न लिखेंगे, बच्चों इसके ये क्या कर दिए? तो इसमें आपको आंसर लिखना है टुकड़े, यानी हमने चौक के क्या कर दिए? टुकड़े। तो ये जो पहला आपका शिक्षण बिंदु हो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न देखने से पूर्व आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी ये जो परमाणु की संरचना वाला जो प्रकरण है वो किस प्रकार लिखा है। अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में लिखना है जिस प्रकार से मैंने लिखा है। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने ये जो परमाणु की संरचना वाला जो प्रकरण है वो लिखा है। आपको भी इसी प्रकार से लिखना है। तो हम आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न होगा तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में आपको लिखना है, बच्चों अब यह क्या कर दिया? तो इसमें आपको आंसर लिखना है चौक को पीस दिया। फिर आप आगे लिखेंगे चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में आपको दे रखा है, बच्चों क्या इसके सूक्ष्म कण और भी हो सकते हैं? यानी चौक के सूक्ष्म कण और भी हो सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है नहीं। तो फिर हम आंसर लिखेंगे आप लोग नहीं। पांचवा प्रश्न लिखेंगे फिर, अच्छा तो बच्चों इन छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? तो इसमें आपको आंसर लिखना है अस्पष्ट उत्तर। तो इसी के साथ आपका ये जो शिक्षण बिंदु है पहला वो समाप्त होता है। फिर हम अध्यापक कथन देखेंगे। अध्यापक कथन में आपको लिखना है, बच्चों पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे परमाणु कहते हैं। तो ये आपका अध्यापक कथन हो जाएगा। छात्र क्रिया में आप लोग लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। तो ये अध्यापक कथन समाप्त हो जाने के बाद हम दूसरा शिक्षण बिंदु लिखेंगे। उससे पहले आप देख सकते हैं किस प्रकार मैंने अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में ये अध्यापक कथन और ये प्रश्न लिखे हैं। आपको भी इसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से मैंने लिखे हैं।
तो इसके बाद हम दूसरा पर्सन देखेंगे, यानी दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट होगा अणु की परिभाषा। इसमें आप लोग लिखेंगे अणु की परिभाषा में छठा, यानी हमारी ये जो क्वेश्चन है वो कंटिन्यू रहेंगे। छठा पर्सन होगा हमारा बच्चों, परमाणु कितने मूल कणों से मिलकर बना होता है, इसके बारे में आपको आंसर देना है। तो आगे आपको आंसर दे रखा है 3 से। फिर हम 7वां प्रश्न देखेंगे, बच्चों परमाणु के 3 मूल कण कौन कौन से हैं, तो इसमें आपको आंसर लिखना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये लिखने के बाद हम 8वां प्रश्न देखेंगे। 8वें प्रश्न में आपको लिखना है बच्चों परमाणु में ये तीनों मूल कण किसकी स्थिति में होते हैं, तो इसमें आपको आंसर लिखना है निरुत्तर। तो ये आपके दूसरा शिक्षण बिंदु अणु की परिभाषा के ये विकासात्मक प्रश्न हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में लिखा है। आपको भी इसी प्रकार से अपनी डायरी में लिखना है और डायरी फिलअप करनी है। फिर हम अध्यापक कथन देखेंगे। अध्यापक कथन में आपको लिखना है बच्चों इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है, इस पर विद्यमान आवेश को ऋण आवेश माना जाता है। प्रोटॉन धन आवेशित कण है, इस पर विद्यमान आवेश को एक इकाई धन आवेश माना जाता है। न्यूट्रॉन आवेश रहित कण होता है। तो ये आपको अध्यापक कथन में लिखना है। अध्यापक कथन में लिखने से पूर्व आपको तीसरा पॉइंट लगाना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी इसके बारे में आपको अध्यापक कथन बताया गया है। तो आपको इसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से मैंने अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में लिखा है। आप देख सकते हैं, आपको भी इसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से मैंने लिखा है। ये लिखने के बाद हम आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा अगला शिक्षण बिंदु होगा जिसमें हम देखेंगे परमाणु संख्या, यानी परमाणु संख्या के बारे में आपको क्या दे रखा है उसके बारे में देखेंगे। फिर हम कंटिन्यू क्वेश्चन जारी रखेंगे। जो हमारा 9वां प्रश्न रहेगा बच्चों परमाणु संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो आगे छात्र क्रिया में आंसर दे रखा है तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। फिर हम 10वां प्रश्न देखेंगे। 10वें प्रश्न में आपको लिखना है बच्चों समस्थानिक किसे कहते हैं, तो इसके बारे में आपको आंसर बताना है निरुत्तर। तो ये परमाणु संख्या का जो शिक्षण बिंदु है वो समाप्त होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने अपनी सघन पाठ योजना में ये चारों शिक्षण बिंदु लिखे हैं। आपको भी इसी प्रकार से अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में चारों शिक्षण बिंदु लिखने हैं और अपनी डायरी को फिलअप करना है। फिर हम ये आपका प्रस्तुतिकरण यहीं पर ही समाप्त होता है। प्रस्तुतिकरण समाप्त हो जाने के बाद हम मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में आपको सर्वप्रथम प्रश्न लिखने होते हैं, यानी मूल्यांकन करना होता है। इस प्रकार मैंने मूल्यांकन प्रश्न लिखे हैं, आपको भी उसी प्रकार से अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में मूल्यांकन प्रश्न लिखना है। पहला हमारा मूल्यांकन प्रश्न होगा परमाणु किन 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर हमारा दूसरा मूल्यांकन प्रश्न होगा इलेक्ट्रॉन परमाणु में कहाँ स्थित होता है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर तीसरा प्रश्न देखेंगे प्रोटॉन परमाणु में कहाँ स्थित है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर चौथा प्रश्न देखेंगे न्यूट्रॉन परमाणु में कहाँ स्थित है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये आपके मूल्यांकन प्रश्न समाप्त होते हैं। मूल्यांकन प्रश्न समाप्त हो जाने के बाद हम गृह कार्य देंगे। जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट होगा गृह कार्य में आपको देना है परमाणु किसे कहते हैं और इनमें कौन कौन से मूल कण हैं, इसके बारे में आपको बताना है, यानी बच्चों को गृह कार्य देना है। तो इसी के साथ आपका ये जो परमाणु की संरचना वाला जो प्रकरण है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम इससे रिलेटेड एंड में सुझाव देंगे। सुझाव में आपको लिखना है, सर्वप्रथम आप सुझाव देंगे। सुझाव में आपको लिखना है पाठ योजना आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई गई है, पाठ योजना अच्छी रही है। सुझाव आपके यहीं पर ही समाप्त होते हैं। सुझाव खत्म हो जाने के बाद आप एक तरफ स्वयं के हस्ताक्षर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, फिर राइट हैंड साइड में पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर कराएंगे। और इसी के साथ आपका ये जो सघन पाठ योजना वाला जो पहला प्रकरण है परमाणु की संरचना वो ये पूरी कंप्लीट होता है। फिर हम आगे दूसरे प्रकरण की ओर चलते हैं। तो इससे पहले चलने से पहले हम देख लेंगे कि मैंने किस प्रकार से गृह कार्य और मूल्यांकन प्रश्न अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में लिखा है। आपको भी इसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार मैंने लिखा है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने किस प्रकार से लिखा है, आपको भी इसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से मैंने लिखा है। फिर हम आगे अगले प्रकरण का नाम होगा विद्युत। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं आपको वही एंट्री फिलअप करनी है जो पहले करते हुए आए हैं।
ये एंट्री हमेशा सघन पाठ योजना में कंपलसरी होती है, जिसमें आपको सर्वप्रथम पहले विद्यालय का नाम लिखना होता है, फिर आपको कक्षा लिखनी होती है, फिर आपको विषय विज्ञान लगाना है, फिर आपको प्रकरण विद्युत देना है, फिर आपको दिनांक लगानी है। दिनांक आप उसी वही दिनांक लगाएंगे जिस दिन आप ये प्रकरण पढ़ाते हैं बच्चों को। फिर हम कालांश लिखेंगे, फिर हम समयावधि देंगे 40 मिनट। समयावधि देने के बाद हम शिक्षण उद्देश्य लिखेंगे। शिक्षण उद्देश्य में आपको सर्वप्रथम एक टेबल ड्रॉ करनी है। टेबल ड्रॉ करने के बाद आप लोग शिक्षण उद्देश्य लिखेंगे, फिर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन देंगे। यानी एक तरफ आप शिक्षण उद्देश्य लिखेंगे, दूसरी तरफ आप अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखेंगे। तो इसमें आपको लिखना है, पहला हमारा शिक्षण उद्देश्य होगा ज्ञान। इसमें आपको लिखना है पॉइंट बनाते हुए, पहला हमारा पॉइंट है छात्र विद्युत धारा का पुनः स्मरण कर सकेगा। दूसरा आपको पॉइंट बनाते हुए लिखना है छात्र ऋण आवेश व धन आवेश का प्रत्यास्मरण कर सकेगा। तो ये आपके दो पॉइंट ज्ञान वाले जो प्रकरण जो शिक्षण उद्देश्य है उसमें समाप्त होते हैं। फिर हम दूसरा शिक्षण उद्देश्य लिखेंगे अवबोध। इसमें आपको पॉइंट बनाते हुए लिखना है। तीसरा हमारा पॉइंट होगा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में छात्र विद्युत विभव का प्रत्याभिज्ञान कर सकेगा। दूसरा हमारा पॉइंट होगा छात्र विद्युत धारा व विद्युत विभव में अंतर स्पष्ट कर सकेगा। तो इसी के साथ आपके ये जो शिक्षण उद्देश्य है वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे आपको देना है पाठ से रिलेटेड पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्र विद्युत से चलने वाले उपकरणों से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये आपका पूर्व ज्ञान हो जाएगा पाठ से रिलेटेड। इसके आगे हम प्रस्तावना प्रश्न देंगे, जिसमें आपको एक एक टेबल ड्रॉ करनी है। टेबल ड्रॉ करने के बाद आपको एक तरफ प्रश्न लिखने हैं और दूसरी तरफ संभावित उत्तर देने हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न में आपका पहला प्रश्न होगा प्रकाश प्रदान करने वाले कौन कौन से साधन हैं। तो इसके बारे में आपको आंसर बताना है। संभव उत्तर में लिखना है सूर्य, बल्ब, ट्यूब, ये सब प्रकाश प्रदान करते हैं। फिर हमारा दूसरा प्रश्न होगा बल्ब, ट्यूब आदि किस प्रकार के उपकरण हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो संभावित उत्तर में हम लिखेंगे विद्युत उपकरण। फिर हम तीसरा प्रश्न लिखेंगे विद्युत उपकरण किसके सहायता से काम करते हैं। तो इसके बारे में आपको आंसर देना है विद्युत धारा। चौथा हमारा प्रश्न हो जाएगा विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो इसके बारे में आपको आंसर देना है निरूतर। तो ये सब आपके प्रस्तावना प्रश्न कंप्लीट होते हैं। कंप्लीट हो जाने के बाद हम उद्देश्य कथन देंगे। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है अच्छा तो बच्चों, आज हम विद्युत धारा व विद्युत विभव के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये सब कंप्लीट हो जाने के बाद हम अपना प्रस्तुतिकरण देंगे, जिसमें आपको वही एंट्री फिलअप करनी है जो पहले करते हुए आए हैं। इसमें आपको सर्वप्रथम शिक्षण बिंदु लिखना है। शिक्षण बिंदु लिखने के बाद छात्र छात्र दीपक का क्रियाएं देनी है, छात्र क्रियाएं देनी है, श्याम पर सार देना है। तो हम सर्वप्रथम पहला शिक्षण बिंदु लिखेंगे विद्युत धारा। तो इसमें आपको प्रश्न बनाते हुए लिखना है विकासात्मक प्रश्न में। पहला हमारा विकासात्मक प्रश्न होगा इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश आवेश होता है। दूसरा हम प्रश्न लिखेंगे जब किसी चालक पर ऋणावेश होता है तो वह क्या कहलाता है। तो इसमें आपको आंसर देना है ऋण आवेशित चालक। तो ये आपका जो प्रश्न है वो ये पर ही होते हैं। फिर हम आगे प्रश्न देखेंगे विद्युत धारा से संबंधित। विद्युत धारा से आगे आपको प्रश्न दे रखे हैं। इसमें आपको तीसरा प्रश्न दे रखा है जब किसी चालक पर धनावेश होता है तो वह क्या कहलाता है। तो इसमें आपको आंसर देना है धन आवेशित चालक। फिर हम चौथा प्रश्न देखेंगे जब इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित चालक से धन आवेशित चालक की ओर गति करते हैं तो क्या प्रभावित होती है। तो इसके बारे में आपको आंसर बताना है विद्युत धारा। फिर हम पांचवा प्रश्न लिखेंगे। पांचवा प्रश्न में आपको देना है विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो ये आपका निरुत्तर प्रश्न हो जाएगा। यानी कि आपके ये जो विकासात्मक प्रश्न है वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार मैंने अपने सघन पाठ योजना वाली डायरी में विकासात्मक प्रश्न नोट किए हैं। आपको भी इसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से मैंने लिखा है। आप लोग देख सकते हैं। तो आपके ये विकासात्मक प्रश्न खत्म हो जाने के बाद फिर हम शिक्षक कथन देखेंगे। शिक्षण कथन में आपको लिखना है, शिक्षक कथन में आपको दे रखा है विद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो ये आपका शिक्षक कथन हो जाएगा। फिर आगे छात्र क्रियाएं देंगे। छात्र क्रियाएं में आपको लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। फिर हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा यानी शिक्षण बिंदु होगा। शिक्षण बिंदु में
शिक्षण बिंदु में आपको लिखना है, दूसरा हमारा शिक्षण बिंदु होगा विद्युत धारा का मात्रक। तो इसमें आप लोग जो अपने पर्सन है वो कंटिन्यू जारी रखेंगे, 6% लगा के हम लोग लिखेंगे विद्युत धारा को किस में प्रदर्शित करते हैं, यानी विद्युत धारा को किस में प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें आपको आंसर लिखना है आई यानी एम्पियर से। फिर हम 7% देखेंगे विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, यानी विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। फिर हम 8% देखेंगे आवेश का मात्रक क्या होता है, तो इसमें आप लोग आंसर लिखेंगे कूलाम। फिर हम 9% देखेंगे कूलाम प्रति सेकंड किस में, यानी कूलाम प्रति सेकंड किसके बराबर होता है, तो इसमें आप लोग आंसर लिखेंगे निरुतर। तो ये आपका दूसरा शिक्षण बिंदु है, उसके ये विकासात्मक प्रश्न हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार मैंने विकासात्मक प्रश्न लिखे हैं अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में। आपको भी इसी प्रकार से विकासात्मक प्रश्न लिखना है जिस प्रकार से मैंने लिखे हैं। तो ये विकासात्मक प्रश्न लिखने के बाद हम आगे शिक्षक कथन देखेंगे। शिक्षक कथन में आपको लिखना है कूलाम प्रति सेकंड एम्पियर के बराबर होता है। तो ये आपका शिक्षण शिक्षक कथन हो जाएगा। शिक्षक कथन देने के बाद हम छात्र क्रियाएं देंगे। छात्र क्रिया में आपको लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। तो ये आपका जो दूसरा शिक्षण बिंदु है वो कंप्लीट होता है। फिर हम तीसरे शिक्षण बिंदु की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है विद्युत धारा की दिशा। तो इसमें आप लोग विकासात्मक प्रश्न बनाते हुए लिखेंगे। 10वां हमारा विकासात्मक प्रश्न होगा परिपथ में ऋण आवेशित टर्मिनल को क्या कहते हैं, तो इसमें आपको आंसर बनाते हुए लिखना है कैथोड। फिर हम आगे की ओर प्रश्न देखेंगे। आगे हम प्रश्न दे रखा है 11वां प्रश्न है परिपथ में धन आवेशित टर्मिनल को क्या कहते हैं, तो इसमें आपको आंसर देना है एनोड। फिर हम 12वां प्रश्न लगाते हुए लिखेंगे इलेक्ट्रॉन किस दिशा में प्रभावित होते हैं, तो ये हम आंसर लिखेंगे इसमें कैथोड से एनोड की ओर। फिर हम 13वां प्रश्न लगाते हुए लिखेंगे विद्युत धारा के प्रभावित होने की दिशा क्या होती है, तो इसमें आप लोग आंसर बनाते हुए लिखेंगे निरुत्तर। तो ये आपका जो तीसरा शिक्षण बिंदु है वो यहीं पर ही कंप्लीट होता है। फिर हम शिक्षक कथन देखेंगे। शिक्षक कथन में आप लोग लिखेंगे विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। तो ये आपका शिक्षक कथन कंप्लीट होता है। कंप्लीट हो जाने के बाद हम छात्र क्रिया देंगे। छात्र क्रिया में आपको लिखना है छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। तो इसी के साथ आपका ये जो चौथा शिक्षण बिंदु है वो यहीं पर ही कंप्लीट होता है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में किस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार से आपको भी अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में लिखना है। तो ये आपका जो प्रकरण है विद्युत धारा वाला वो यहीं पर ही समाप्त होता है। हम इससे रिलेटेड फिर आगे प्रश्न देखेंगे, मूल्यांकन प्रश्न। फिर हम गृह कार्य देखेंगे। गृह कार्य देखने से पहले आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने अपनी डायरी को फिलअप किया है। आपको भी इसी प्रकार से अपनी डायरी को फिलअप करना है जिस प्रकार से मैंने किया है। फिर हम इससे रिलेटेड यानी आपका ये जो पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम इससे रिलेटेड मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में आपको लिखना है सर्वप्रथम आप पहला मूल्यांकन प्रश्न लिखेंगे विद्युत धारा को किस से प्रदर्शित करते हैं, इसके बारे में आपको आंसर लिखना है। दूसरा आपका मूल्यांकन प्रश्न होगा विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तीसरा हमारा मूल्यांकन प्रश्न होगा विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा किसके प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर हम मूल्यांकन प्रश्न लिखने के बाद हम लोग गृह कार्य लिखेंगे। गृह कार्य में आप लोग लिखेंगे विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत विभव को परिभाषित करने के बाद हम सुझाव देंगे। सुझाव में आपको लिखना है पाठ योजना आत्म विश्वसनीय है। दूसरा हम सुझाव देंगे पाठ योजना अच्छी नहीं है। तो आपके ये जो सुझाव कंप्लीट हो जाने के बाद आप एक तरफ स्वयं के हस्ताक्षर करेंगे और दूसरी तरफ पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करवाएंगे। तो इसी के साथ आपका ये जो प्रकरण है वो पूर्ण रूप से समाप्त होता है, यानी विद्युत धारा वाला जो प्रकरण है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। फिर हम आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने अपनी डायरी को फिलअप किया है। आपको भी इसी प्रकार से अपनी डायरी फिलअप करनी है जिस प्रकार से मैंने किया है। अच्छा, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, तो दोस्तों आपके ये जो प्रकरण है वो यहीं पे समाप्त होते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। हैव अ नाइस डे, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।